स्मोकिंग इज अ बिग नो नो। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, जैसे सबको ये समझना है कि एक लिमिटेड अमाउंट में, वन ड्रिंक। तो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। जब किसी कोरोनरी आर्टरी में सडनली 100% ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर उस आर्टरी में प्लेटलेट क्लॉट्स आके जमा हो जाता है। जैसा कि आपने जापान, सियोल, कोरिया, यूएसए, सिंगापुर, कई जगह डेमोस्ट्रेशन हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो हम अच्छी केसेस करते हैं, जो कि डिफिकल्ट होते हैं, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं, तो वो हम अपने केस को शोकेस करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ, हम इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ कर रहे हैं। और हमारी टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा काम करने का जो मेथड है, इट इज़ अप टू द मार्क। हम आप ही की तरह अच्छा काम कर रहे हैं और इतने जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसको सिंपल करके कहीं ना कहीं सेफ मैनर में हम इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में। नमस्कार, मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ पॉडकास्ट शो इटर्नल ट्रैक विद सूर्या। आपका हृदय से स्वागत है। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा सही, जरूरी एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं देहरादून उत्तराखंड से फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति शर्मा। डॉक्टर प्रीति शर्मा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर प्रीति शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर प्रीति शर्मा को कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हुए 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर प्रीति शर्मा ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई एल आराम हॉस्पिटल मेरठ, एमडी मेडिसिन की पढ़ाई जीएसवीएम कानपुर एवं डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री देश के प्रतिष्ठित संस्थान केजीएमयू से प्राप्त की है। शी इज एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों के बारे में, जैसे हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट ब्लॉक क्या होता है, आजकल युवाओं में हार्ट की समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, हार्ट हेल्थ पे लाइफस्टाइल का क्या फ़र्क होता है, एक्सरसाइज का क्या फ़र्क होता है, स्लीपिंग पैटर्न से हार्ट हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है, आजकल खान पान से हार्ट डिजीज कैसे होती हैं और दिल की स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव होता है, और इनके मॉडिफाई करने से या रेगुलर सही वस्तुओं का चयन करके, चाहे रेगुलर लाइफस्टाइल में हो, चाहे वो खान पान हो, एक्सरसाइज हो, व्यायाम हो, योग हो, ये हृदय रोगों से कैसे दूर रखते हैं, या इनके रेगुलर करने से हृदय रोगों की समस्याओं को कैसे कम किया जा सकता है। यदि आप स्वयं, आपके घर में कोई या आपके आस पड़ोस में यदि कोई हृदय रोग से ग्रसित है, तो यह पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते सूर्यकांत, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना काइंड इंट्रोडक्शन के लिए जो आपने अभी मेरे विषय में अपने दर्शकों को बताया। और जहाँ तक हम हृदय रोग की बात करें, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने यही है कि जो हमारा यूथ है, जो यंग पेशेंट्स हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट से होने वाली बीमारियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबका मानना है कि कुछ गलतियां शायद हम अपनी जीवन शैली में कर रहे हैं, जिससे इस पर प्रभाव पड़ रहा है। और आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि इवन मैं कहूँगी कि महिलाओं में भी यंग एज में हार्ट डिजीज़ आजकल कॉमन हो गई हैं। तो आप मुझसे पूछें और हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले मैं शुरू करता हूँ। जब भी गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन देहरादून या उत्तराखंड, सबसे पहले आपका नाम आता है। तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि इस जर्नी के बारे में, कि कैसे आपने मेडिकल प्रोफेशन चुना, उसके बाद में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की, और आज एक नाम है जो कि सर्च करने पर एक स्टेट में
सबसे पहले नंबर पे आया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ इसके पीछे संघर्ष की कहानी क्या है, या फिर यूं तो नहीं हो गया होगा, आपकी मेहनत क्या है, कितना समय लगा इस नाम स्थापित करने में आपको? सो जैसे तुमने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट जब हम बन जाते हैं, उसके बाद भी लाइफ टफ होती है कार्डियोलॉजिस्ट की, और जब हम उसकी प्रक्रिया में होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने की, तो वो भी आसान नहीं होता। और जहाँ तक मैं बोलूँगी कि आज मैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, ये मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनूँ, और उसी को अपना डेस्टिनी मानते हुए मैंने कार्डियोलॉजी के लिए तैयारी शुरू करी। जर्नी मेरे लिए मुश्किल थी, क्योंकि मेडिसिन के बाद जब हम डीएम एंट्रेंस देते हैं, उसमें बहुत सारे जो भी क्वालिफाई करने के लिए जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो एमडी मेडिसिन जो तैयारी कर रहे होते हैं, और आपसे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो उस समय होता ही है। और मेरे साथ जो उस समय समस्या थी कि मेरे साथ एक 3 महीने का बालक भी था। तो वो चीज़ जिस संघर्ष से मैं उस समय गुजरी हूँ कि अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, आपको एक परीक्षा की तैयारी भी करनी है, और आपको कार्डियोलॉजिस्ट भी बनना है, और आपकी ट्रेनिंग में आपको अपने फैमिली और अपनी पढ़ाई और अपने पेशेंट्स, इन सब में एक बैलेंस बनाना है, सामंजस्य से बिठा के रखना है। सो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो महिलाएं हमारे साथ होता है, वो शायद पुरुषों के साथ कम होता है। और यही चीज़ जब हम कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, जैसे ही हमारा हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है, और वहाँ पर उसका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके मरीज़ की जान बचानी होती है। उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होता है कि इस मरीज़ की जान कैसे बचाएं। उस समय ना हमें नींद समझ आती है, ना रात समझ आती है, और ना अपना परिवार समझ आता है। तो रात को भी जब पेशेंट्स आते थे, कई बार पूरी रात हम लोगों को अस्पताल में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना होता था, तो कहीं ना कहीं नींद खराब होती थी। फिर अगले दिन आप अस्पताल में फिर पूरे दिन काम करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेनिंग है कार्डियोलॉजी की, वो हमें इतना टफ बना देती है कि आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि आपके पास जो उस समय मरीज़ है, आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं, उसकी कैसे जान बचा सकते हैं। और आई थिंक ये करते करते, हार्ड वर्क करते करते, मरीजों के लिए काम करते करते, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो गया, और मरीजों की वजह से, उनके ट्रस्ट की वजह से ही आई थिंक आप गूगल में मुझे सबसे नंबर 1 पर पाते हैं। जी। देहरादून से पहले आप मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट थे, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भी। जी। शुरुआत इंद्रप्रस्थ अपोलो से ही की थी एज ए कंसल्टेंट आपने? जी। वहाँ पर मैं एज एसोसिएट कंसल्टेंट थी, तो हम लोग सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ काम करते थे। वहाँ से मुझे लगता है अपोलो की ट्रेनिंग में हमने बहुत ये सीखा कि कैसे एक पेशेंट सेंटर्ड केयर किया जाता है, और कैसे आप सेफ एंजियोप्लास्टी, सेफ पेसमेकर इम्प्लांटेशन ये करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कैसे कम करते हैं, और एक टीम बिल्डअप करते हैं अपने अराउंड, जो कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में मदद करती है, जिससे आप एक एक्सीलेंस क्रिएट करते हो मेडिकल फील्ड में। आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपोलो ट्रेनिंग। जैसा कि आपने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना पिताजी की इच्छा थी, जबकि मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या आपको पता था कि जब आप कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात प्राइमरी केसेस, हार्ट अटैक के केसेस, और कभी भी जाना होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना होगा, परिवार पर इम्पैक्ट होता होगा, बच्चों के साथ कम समय मिलता होगा, परिवार के साथ समय गुजारना, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग में होते हैं, थोड़ा बहुत आपको वही समझ में आता है कि आपको कम से कम डेडिकेशन से काम करना है, और जब तक आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है, आप वहाँ से घर भी नहीं जा सकते, खाना खाने के लिए भी नहीं जा सकते। तो आप पेशेंट साइड पे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब वो स्टेबल होगा आप वहाँ से तभी हिल सकते हैं। तो एक इस तरह की जो ट्रेनिंग जो हमें KGMC लखनऊ में जो मिली, कि पेशेंट की आपको कैसे केयर करनी है, डेडिकेटेड केयर करनी है, और कैसे आपको एक्यूट इमरजेंसीज हैंडल करनी है। आई थिंक इस सब से कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग से एक बिल्डअप हो गया, आपके अंदर एक माइंडसेट हो गया
कि परिवार, आपका सोना, आपका लंच डिनर सब बाद में है, आपके लिए पेशेंट पहले है। पहले आप उसको ठीक करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको सेटल करेंगे, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों, तो वो थॉट्स भी उस समय हमारे दिमाग में नहीं आते कि कहीं ना कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे छूट गया। बट मैं कहूँगी कहीं मतलब मेरे जो हस्बैंड है न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जो मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया और कभी भी मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें नेग्लेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया अच्छा काम करने क्योंकि करियर और परिवार दोनों जरूरी हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार तो है ही, करियर भी है, लेकिन करियर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने पर बच्चों के जो मूवमेंट होते हैं, उनका चलना खेलना, कुछ जब आप ड्यूटी प्लेस पर रहते हैं, इतना वर्क स्ट्रेस रहता है, तो बच्चों के जो मूवमेंट रहते हैं, पहली बार खड़ा होना, उसकी मुस्कुराहट, लेकिन वो मिस किए हैं कभी? बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। कार्डियोलॉजी करते करते मैंने अपने बच्चों के बहुत माइलस्टोन्स मिस किए हैं, बहुत सारी उनका बचपन मिस किया है। बट कहीं ना कहीं अब अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आपका डेडिकेशन आपके पेशेंट्स के लिए ज़्यादा है। वो हमेशा से मेरा मानना रहा है और आज भी मैं यही मानती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार और सबसे पहले मेरे पेशेंट्स हैं। चूँकि कहते भी हैं मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। अगर अगर आप इसको चुन रहे हैं तो आप सिर्फ इसी को चुन रहे हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी सेकंड प्रायोरिटी पे चीज़ें आती हैं। ठीक, जैसा कि आपने डीएम कार्डियोलॉजी देश की प्रतिष्ठित संस्थान KGMU से किया, ये आपको पहले से विदित था कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन जब आपने KGMU में एडमिशन लिया होगा, जब आप पहुंचे होंगे डीएम करने के लिए, तो ऐसा कुछ ये भी मन में था कि कार्डियोलॉजिस्ट तो बनना ही था आपको, लेकिन ऐसा भी कुछ कोई फेस था, कोई नाम था या जिनसे प्रभावित थे कि ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट बनना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में, कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं था जी। बस ये था कि अच्छी ट्रेनिंग करनी है और मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, मैं लकी हूँ कि मैं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट पे हूँ और यहाँ से कुछ अच्छा ही सीख कर बाहर निकलूँ। सो बाकी जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपके जो HODs होते हैं, आपके जो गाइड्स होते हैं, वो आपके रोल मॉडल्स बन जाते हैं। और मैं बोलूँगी कि KGMC की जो हमारी फैकल्टी थी वो बहुत ही अच्छे थे, वो लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। उनकी वजह से हम लोग इतने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन पाए। मैं ये पूरा डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब उन लोगों की वजह से हैं, जो हमारी फैकल्टी, जो हमारे टीचर्स थे इतने अच्छे, जिन्होंने इतना अच्छा हमको सिखाया कि हम आज इस फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं। KGMU को मिस करते हैं? बिल्कुल। कोई वहाँ का किस्सा याद आ रहा हो? KGMU के बहुत किस्से हैं। बस सबसे जो मुझे याद आता है अभी भी कि जब आपकी नाइट ड्यूटी होती थी तो आपको बाहर बैठा दिया जाता था और जो भी पेशेंट एंटर करता था, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ की लगती थी कि वहाँ के गार्ड को भी पता होता था कि मैडम हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया। दे कुड टेल यू, और कई बार वो ECG आपके पास लाते थे, मैम आप उठो, यहाँ से पेशेंट हार्ट अटैक का आ गया, चलो इसका इलाज करते हैं। अभी हम लोग को 1.5 घंटा और इसके साथ 1-1.5 घंटा, क्योंकि तब हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते थे और 90 मिनट्स तक हमें पेशेंट के बेड साइड खड़ा रहना पड़ता था। तो ये मुझे बहुत याद है कि कई बार रात को 3-3, 4-4 पेशेंट हार्ट अटैक के आते थे और पूरी रात ऐसे 90 मिनट्स में निकल जाती थी और कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं लगता था। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि KGMU में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी अवेयरनेस था बिल्कुल कि ये हार्ट अटैक का, चूंकि डिपार्टमेंट था, अवेयरनेस से बात आया। आज के समय पे हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं और यंग एज में आजकल बहुत लोग हार्ट की समस्याओं से ग्रसित हैं और इवन कम उम्र में कई प्रतिष्ठित लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, जिसमें एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट थे रोहित सरदाना, 42 ईयर ओल्ड। अभी कुछ समय पहले की बात है, गुजरात के कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करते थे डॉक्टर गौरव गांधी। ही इज एन एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरात, CTBA सर्जन थे वो। उन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा CTBA सर्जरी परफॉर्म की थी, लेकिन उनकी डेथ जो सडन हार्ट अटैक से ऐसा हुआ। तो मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा KGMU को सिक्योरिटी गार्ड से कि वो इतना अवेयर था
तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं और उसी स्पेशलिटी से हैं, कहाँ गलती हो जाती है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की इस तरह से कमी है कि हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता। सबसे पहली बात डिनायल कि हम में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम अपने चेकअप्स नहीं करते। हम कभी खुद से अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, हम अपने टेस्ट नहीं कराते, लेबोरेटरी टेस्ट, हम अपने कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करते, शुगर चेक नहीं करते, वो अनडिटेक्टेड चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं अनडिटेक्टेड अगर आपको शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, और इसके साथ ही साथ आजकल वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लोगों को नींद की इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं और नींद नहीं आती है। मैं युवाओं को देखूं आजकल वो 2-2, 3-3 बजे तक उठकर पढ़ रहे होते हैं या मोबाइल्स देख रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो आजकल हमारा फास्ट फूड है, स्विगी, हम जो हमारा स्टेपल फूड होता था कि जैसे हम रोटी सब्जी दाल चावल ग्रेन्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उससे कहीं ना कहीं हम प्रोसेस फूड पे ज़्यादा स्विच कर गए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारा ये जो लाइफस्टाइल है ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आज के समय में मैं बोलूँगी कि हमें यंग एज में हार्ट अटैक या फिर इसके अलावा कई बार अरिथमियाज भी हो सकते हैं अगर आपको अनडिटेक्टेड इस तरह की चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं सडन डेथ, सडन कार्डियक अरेस्ट का आपका कारण बन रहे हैं युवाओं में, जो कि हम आजकल बहुत सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। सो अवेयरनेस क्रिएट करना, सबसे पहले अपने सिम्टम्स को पहचानना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो मेरे पास अगर 100 मरीज हार्ट अटैक के आते हैं तो उसमें से 70 पेशेंट्स को यही लगता है कि उन्हें गैस की बीमारी है। वो हार्ट अटैक के पेन में और गैस के एसिडिटी के पेन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हाँ, सो हमें ये समझना है कि अगर कोई भी पेन हमें जो लेफ्ट साइड में हो रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड में जा रहा है, जॉ में जा रहा है, और जो कि हमारा नॉर्मल मतलब 5 मिनट 6 मिनट इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है और हमें बॉदर कर रहा है, तो इस चीज़ को पहचानना है और आसपास कहीं ईसीजी कराना है। और पेशेंट्स को लगता है कि आज हमने कुछ छोला खा लिया, उसकी वजह से हमें गैस बन गई। तो ये क्या है, क्योंकि हर पेशेंट को टिपिकल सिम्टम नहीं होते, जैसे मैंने आपको भी बताया। अर्थात हर एक मरीज को या किसी भी मनुष्य को एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग हो सकता है। जी, तो मैं कहूँगी कि महिलाओं में बहुत ही एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एकदम से थकान हो जाना या चक्कर आना, उल्टी आना, या फिर एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एसिडिटी हो गई। ऐसे ही एल्डरली पेशेंट्स में भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि हम कई बारी घर वाले या पेशेंट खुद से नहीं पहचान पाते। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस तरह से कुछ भी अबनॉर्मल सिम्टम लग रहा है तो आप प्लीज घर में ना बैठें, अपने आसपास कहीं पर भी एक ईसीजी कराएं, बेसिक ईसीजी कराएं और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। और अगर आप यही चीज टाइमली मैनर में करते हैं, जैसे कि मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ कि हार्ट अटैक में बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो विद इन 6 आवर्स एंड यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 12 आवर्स। उसके बाद अगर आप 12-24 घंटे के हार्ट के पेन के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो हार्ट की मसल है उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट डैमेज हो जाता है। तो डॉक्टर अच्छी एंजियोप्लास्टी करके भी आपको पहले की तरह नॉर्मल नहीं बना पाता। अगर वो समय के बाद जाते हैं तो, अगर विदिन समय जाते हैं तो संभावनाएं ज्यादा हैं। बिल्कुल, संभावना ऐसी है कि आप हार्ट अटैक के बाद भी पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं, मतलब आप वही स्पोर्ट खेल सकते हैं, उसी तरह का लाइफस्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समय ज्यादा बीत जाता है, 12-24 घंटे हो जाते हैं, हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है, तो फिर आपको सांस फूलना, फटीग होना, ये सारी चीजें उसके हार्ट अटैक के बाद रह सकती हैं। तो टाइमली अपने सिम्टम को पहचानना और विशेषज्ञ की सलाह लेना, आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आपके इस कथनानुसार यही हुआ कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जितने जल्दी से जल्दी आप विशेषज्ञ की सलाह लेंगे उतने जल्दी आप अपने रिस्क फैक्टर्स को या फिर अपनी लाइफ को उतना बेहतर कर सकते हैं या ठीक होने की संभावना उतनी ज्यादा है। इट सेव्स लाइफ, एक्चुअली जान बचाता भी है। अगर आप टाइमली अस्पताल जाते हैं तो ये आपकी हार्ट अटैक से होने वाली मोर्टेलिटी को भी कम करता है। जी। किसी हॉस्पिटल में मैंने एक स्लोगन देखा था छोटा सा, टाइम इज मसल। यस, ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब भी हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक है कि जब हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जब
किसी कोरोनरी आर्टरी में सडनली 100% ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर उस आर्टरी में प्लेटलेट क्लॉट आके जमा हो जाता है और फिर उससे सप्लाइड जो हमारी मसल होती है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता है, तो वो मसल डैमेज होने लगती है। तो विद इन 30 मिनट्स माइल्ड होती है, 2 आवर्स 4 आवर्स, सो 12 आवर्स के बाद मैक्सिमम डैमेज हो जाती है मसल। तो जब हम लेट जाते हैं तो वो जो मसल डैमेज है वो इरिवर्सिबल है। अगर हम एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी को ओपन भी करते हैं तो उसमें सब्सटेंशियल पार्ट हमारा जो है हार्ट मसल का वो डैमेज हो चुका है और अब वो रिवाइव नहीं हो सकता। अगर हम जल्दी जाएंगे डॉक्टर के पास तो फिर जैसे ही वो एंजियोप्लास्टी करेंगे, आपकी हार्ट की आर्टरी को ओपन करेंगे, तो आपका जो हार्ट मसल है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका नॉर्मल बना रहेगा। सो ये डिफरेंस है टाइमली ट्रीटमेंट। बिल्कुल, जैसा कि हार्ट अटैक के बारे में आपने बताया, ये भी आपने बताया कि प्रत्येक मरीज को अलग अलग सिम्टम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम हमारे दर्शकों को आप बताइए जो कि लगभग लोगों को शायद या कॉमन रहते हों, लगभग है, वो क्या सिम्टम हो सकते हैं हार्ट अटैक को पहचानने के? हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने तुम्हें बताया, 85% लोगों में लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन का एक टाइप होता है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, कि जैसे आपको किसी ने भार डाल दिया आपकी छाती पे। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं कि पिन्स एंड निडल्स की हमें कुछ चुभ रहा है, तो ये एटिपिकल है, ये हार्ट अटैक का पेन इस तरह का नॉर्मली नहीं होता। तो जैसे आपकी छाती पे किसी ने भार रख दिया है या आपके जॉ में, नेक में पेन हो रहा है, लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है, हार्ट अटैक का पेन कॉमनली आपके चेस्ट के नीचे ट्रैवल नहीं करता। तो आपके पैर में दर्द है, कुछ लोग आते हैं कि आप पूरा बाएं साइड पे दर्द हो रहा है, तो वो उस तरह से हार्ट अटैक का पेन नहीं होता। ठीक। और जो हम एटिपिकल सिम्टम्स की बात करें उसमें आता है कि हमारा, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पेन के साथ साथ एक होता है इम्पेंडिंग डूम। पेशेंट को खुद से महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और कुछ अनहोनी होने वाला है, इसको हम इम्पेंडिंग डूम कहते हैं। स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को फेंटिंग एपिसोड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक में हो सकती हैं, जो हम या फिर सडनली सांस फूल सकती है डायबिटिक पेशेंट्स की, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मली चेस्ट पेन नहीं होता है कॉमनली, जैसे कि नॉर्मल मरीजों में होता है। तो उनमें सडनली सांस फूल सकती है घर पे बैठे बैठे, तो ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण है। और एटिपिकल एपिगैस्ट्रिक पेन, जैसे कि एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, ये भी कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक का ही सिम्टम होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप प्राइमरी उपचार की बात करें तो अगर आपके पास डिस्प्रिन है घर में, सॉर्बिट्रेट है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर 5 मिनट में आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप तुरंत जाएं डॉक्टर के पास, एक ईसीजी कराएं, वो आपको इस बारे में सलाह देंगे कि ईसीजी नॉर्मल है। और कुछ कार्डियक एंजाइम्स हम लोग करते हैं, जैसे ट्रोपोनिन है, CPKMB है, उससे हमें आइडिया लगता है कि कोई हार्ट मसल डैमेज है या नहीं। तो ये हमारे प्राइमरी तरीके होते हैं जिससे हम हार्ट अटैक को पहचानते हैं। और इसके अलावा फीमेल्स में कई बार एक्सट्रीम फटीग, कि मतलब बहुत थकान हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। तो ये एटिपिकल सिम्टम्स हैं। 15% पेशेंट्स को एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कई बार क्वालिफाइड लोगों से हम पूछते हैं कि आप 2 दिन लेट क्यों आए, क्योंकि उन्हें वो टिपिकल सिम्टम हुए ही नहीं, या इतना तेज दर्द हुआ ही नहीं कि उन्हें लगे कि उन्हें हार्ट अटैक का पेन है। सो इसलिए कुछ भी चीज़ आपको अपनी एबनॉर्मल लग रही है अपने शरीर को लेके, या कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, तो यू शुड नॉट सिट ऑन इट, जस्ट गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड विद अ क्वालिफाइड पर्सन। आपने बताया हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, कितना सीवियर होता है और कितने लंबे समय तक हो सकता है हार्ट अटैक का पेन? हार्ट अटैक का पेन जब तक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक बिल्कुल। हार्ट अटैक का पेन क्लासिकली स्पीकिंग 30 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट करता है, जब तक कि आपको उसके लिए प्राइमरी एड ना दी जाए, उस आर्टरी को ओपन ना किया जाए, तब तक वो चेस्ट पेन रहता है। और सिवियरिटी डिपेंड्स कि पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड क्या है। किसी पेशेंट को थोड़ा सा दर्द भी ज़्यादा लगता है, किसी पेशेंट को ज़्यादा दर्द भी कम लगता है। तो ये पेशेंट का अपना थ्रेशोल्ड होता है किसी भी पेन परसेप्शन के लिए, ये उस पर डिपेंड। उसको पेन को झेलने की एबिलिटी, कितना झेल पा रहा है वो, कितना बता पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हार्ट अटैक के? सो हार्ट अटैक के लिए अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मैं 2 उस पर डिवाइड करती हूँ। एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। मेल्स को हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, तो इसको हम अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी एजिंग को चेंज नहीं कर सकते, अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अर्थात किसी के अगर माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को अगर हार्ट डिजीज हुआ है तो हो सकता है उसमें बिल्कुल बिल्कुल आए। बिल्कुल। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिस पे हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको काम करना है, वो है डायबिटीज़,
हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी, पुअर डाइट। सो इन और डिसलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। सो इन सारी चीज़ों पे आप अपना, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल, तो हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेना है और इसके साथ साथ डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। आप जितने भी बिजी हैं अपने काम में, जो भी आपका शेड्यूल है, कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालिए और एक एक्सरसाइज शेड्यूल रखिए जिसमें आपको जो भी चीज़ पसंद है, रनिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। उसके साथ आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हार्ट मसल्स को, आपकी पेरिफेरल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मेरा कहना है कि धूम्रपान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यंग पेशेंट्स में, यंग मेल्स में, और मैं तो कहूँगी आजकल फीमेल्स में भी ये बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, लोग इसको एज अ स्ट्रेस बस्टर यूज़ करते हैं, स्मोकिंग को जी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि स्मोकिंग, और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 1-2 सिगरेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्मोकिंग इज़ अ बिग नो। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी धारणा है कि अल्कोहल हार्ट के लिए बड़ा हार्ट फ्रेंडली है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बट हम सबको ये समझना है कि एक लिमिटेड अमाउंट में, 1 ड्रिंक ले सकते हैं। एक ड्रिंक तक छूट है आपकी तरफ से? हाँ, सो नॉट मोर देन 50 ml। बट आई मस्ट टेल यू कि अब इस चीज़ का जो मॉडरेशन है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। किसी मरीज को हार्ट अटैक हुआ, आपके पास वो हॉस्पिटल आया, एट मोमेंट जो भी उसका इलाज रहता है वो आपने एंजियोप्लास्टी, क्या बोलते, एंजियोप्लास्टी ही बोलते हैं जी, वो करवाया जी, और उसका सब ठीक हो गया, मरीज ठीक हो गया। 2 दिन 3 दिन के बाद में जब डिस्चार्ज प्रोसीड होता होगा, ये मरीजों की कहानियाँ हैं। तो लोग पूछते हैं कि हाँ, तो ठीक हो गए, और वो बीच में उन्हें लगता है कि अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दवा आप प्रिस्क्राइब करते हैं वो कुछ समय के बाद में वो छोड़ देते हैं। क्या दवा छोड़ना ठीक है, या उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं फिर उसके दवाओं नहीं लेने के? देखिए, हार्ट अटैक के बाद मैं कहती हूँ कि मिनिमम 1 साल तक आपको, जो कि 2 एंटीप्लेटलेट ब्लड थिनर्स जो होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन होती है, वो लेना होता है। और 1 साल के बाद आप सिंपल एस्पिरिन अगर लाइफ लॉन्ग आपको खाना होता है, जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं जी। उसके साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ बताते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है उसकी दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो अगर आपको हाई बीपी है, डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल है, तो इसकी दवाइयाँ तो आपकी लाइफ लॉन्ग ही चलनी है। अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो फिर से आप अपने आप को रिस्क पर डाल देते हैं दोबारा हार्ट अटैक होने के लिए। तो बिना डॉक्टर की सलाह के मेरा ये कहना है कि आप दवाइयाँ बंद बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिन्होंने हमें नहीं दिखाया हार्ट अटैक एंजियोप्लास्टी के बाद, और फिर 6 महीने बाद वो दोबारा से हार्ट अटैक से हमारे पास एडमिट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ बिग नो। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, चाहे 3 महीने 4 महीने में फॉलोअप में जाते रहें अपने डॉक्टर के पास, और उनकी बताई हुई दवाइयाँ आप नियमित रूप से लेते रहें। जैसा कि लोकतांत्रिक देश है, सबके सारे काम चल रहे होते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक हुआ, बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, नस बंद है, फलाना चूरन चटनी काढ़ा ये पीजिए ठीक हो जाएगा। ये कितना सही है? देखो सूर्य, इन सब चीज़ों का हमारे पास एविडेंस नहीं है जितना कि एविडेंस हमारे पास मेडिकल साइंस में इन दवाइयों से, जैसे एस्पिरिन है, अगर हम स्टैटिन की बात करें, उसमें लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर हमने इसके एविडेंस जनरेट किए कि इससे मरीज़ को फ़ायदा होता है और आने वाले समय में हार्ट अटैक या मृत्यु या स्ट्रोक का रिस्क कम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका उस पर विश्वास है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट वो एक दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो, बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई सलाह दी है, कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी हैं, तो उसको ना छोड़ें। उससे नहीं तो फिर आप अपने आप को रिस्क पर डालते हैं किसी भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस के लिए, तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना। चूँकि मैंने यहाँ पर ये इसीलिए कनेक्ट किया क्योंकि ये आउट ऑफ द स्पेशलिटी है। कई लोगों को मैंने देखा है, या ऐसा अमूमन न्यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे आता रहता है, जैसे स्टोन, किडनी स्टोन बहुत कॉमन बीमारी है। कई जैसे किसी ने डॉक्टर के पास गए, बोला
कि दर्द है, तो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करके नहीं निकला। फिर उसने डॉक्टर ने बोला कि सलाह दी कि ये आपको आगे करना चाहिए, लेकिन वो गया, हाँ नहीं ठीक है। किसी ने बोला झाड़ फूंक करके निकाल देते हैं, कोई मुंह लगा के, ये ऐसा है कई जगह, वीडियो भी उपलब्ध है, कई लोग ऐसे जो मुंह लगा के पत्थर निकाल देते हैं, या फिर जो है आपसे नींबू लेंगे और नींबू को आपसे ही कटवाएंगे और नींबू में से पत्थर निकाल देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, और बोल रहे हैं कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन वो चीज़ें ऐसे नहीं होती। इसीलिए मैंने पूछा क्या दवा, हार्ट अटैक में भी दवा छोड़ना कितना उचित है, या फिर जो है दूसरी विषयों पर जाना कितना मरीज के हित में है या नहीं हित में है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बार हार्ट अटैक हुआ है तो आपको लाइफ लॉन्ग एक एस्पिरिन और स्टैटिन तो कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा आपका किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे विश्वास है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बट अपने पैरामीटर्स चेक करते रहे कि कहीं कहीं आपका किडनी का प्रॉब्लम या लिवर डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं किसी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की वजह से। जी, जैसा कि आपने जापान, सियोल, कोरिया, USA, सिंगापुर, कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन, व्याख्यान, टॉक दिए हैं, किन विषयों पर? जितने भी आपने देशों के नाम लिए, कुछ जगह तो मैं ट्रेनिंग के लिए गई हूँ स्पेसिफिक, जैसे कि जो भी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज होती हैं उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और जहाँ हम प्रेजेंटेशन करते हैं जो भी हम अच्छा काम करते हैं, जो हम अच्छी केसेस करते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं, तो वो हम अपने केस को शोकेस करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ हम इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि आप लोग यहाँ कर रहे हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी जो है, जो हमारा काम करने का जो मेथड है, इट इज़ अप टू द मार्क, हम आप ही की तरह अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उसको सिंपल करके कहीं ना कहीं सेफ मैनर में हम इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में। तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों को हम अपने डिफ़िकल्ट जो भी हम केसेस करते हैं उसको हम जगह, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पर हम अपने केसेस डालते हैं, और वो सेलेक्ट होते हैं, फिर हम वहाँ प्रेजेंट करते हैं जो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केसेस किए होते हैं। वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आपका जो काम है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। सो जितना प्लेजर उसमें होता है, आई थिंक वो किसी और चीज़ में नहीं होता। कैसा महसूस होता है असल में? बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपने एक अच्छा काम किया जिसको और लोग भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है अपने आप में। मेरे लिए सबसे अच्छा अचीवमेंट तब है जब मेरा पेशेंट खुश हो जाता है, ठीक हो जाता है, और तीसरा जब अच्छा काम करके आपको एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन मिलता है। सो यही एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को अचीव करना है लाइफ में, आई थिंक मैं उसके लिए हमेशा प्रयास करती हूँ। जी, एक प्रोसीजर के बारे में सुना है जो आप करते हैं, TAVR, बहुत विशेष प्रोसीजर होता है। जी, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है। सियोल में ट्रेनिंग की थी शायद आपने? मैंने इसके लिए अभी तो इंडिया में ट्रेनिंग किया है जी, और प्रॉक्टरशिप हम लोग को करना होता है। जैसे कि जो भी डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उसके साथ हमारे साथ जो एक डेडिकेटेड प्रॉक्टर होते हैं वो होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन पेशेंट्स को जो कि 75 इयर्स प्लस होते हैं उनको अगर एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, जो कि एओर्टिक वाल्व में नैरोइंग है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट वाल्व है जहाँ से हमारी मेन एओर्टा निकलती है और ब्लड सप्लाई करती है, तो जो ये मेनली बीमारी एल्डरली पेशेंट्स की ही होती है। पुराने समय में जब ये TAVR की फैसिलिटी नहीं थी तो इन पेशेंट्स को हम मेडिकल मैनेजमेंट पे ही छोड़ते थे, और इनकी हार्ट फेलियर और सिनकोप और मॉर्टेलिटी ये सब बहुत ज़्यादा था। अब पिछले 10 वर्षों में इतना हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है और ये प्रोसीजर इतना सेफ है कि 75 ईयर प्लस में हमें अब ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम उसको ग्रॉइन की आर्टरी के थ्रू उस वैल्व को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वहाँ पर एक नया वैल्व इम्प्लांट कर सकते हैं। सो ये TAVR है, और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिनको, जो कि सर्जरी के लिए अनफिट पेशेंट हैं या फिर एल्डरली पेशेंट्स। इतने सारे विशेष प्रोसीजर के बारे में हमने बात किया, और जो कि आप बहुत अच्छे से इतने समय से करने में आपकी एक्सपर्टीज है। क्या उत्तराखंड से आप मरीजों को बाहर नहीं जाने देंगे? नहीं, हमारा जो उद्देश्य है कि उत्तराखंड को इतना सशक्त कर दे, स्ट्रॉन्ग कर दे यहाँ की मेडिकल फील्ड को, कि हमारा पेशेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो कि मेडिकल फील्ड में US में हो रही है, UK में हो रही है या इंडिया के किसी और पार्ट में हो रही है, वो हमारे उत्तराखंड में नहीं हो रही है। अर्थात आपके सानिध्य में उत्तराखंड में, पूरे स्टेट में ये
केस परफॉर्म हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी को भी किसी के बोल देने से या हायर सेंटर भेजने की या किसी दूसरे राज्य में जाके इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मेरा मानना है कि इस समय जब मैं 2012 में आई थी और आज हम 2025 में हैं, तो मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में आज के समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है और जितने भी हाई एंड प्रोसीजर्स आपके वर्ल्ड के किसी भी सेंटर में होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आपको देहरादून में ही सेफली और क्वालिफाइड पीपल, कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट आपके पास हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक प्रोसीजर के लिए यहाँ से किसी और राज्य में या कहीं और जाने के लिए आवश्यकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसा कि देखते हैं, कई बार मैंने देखा है आपके बारे में कि बाहर से लोग भी आपके डिपार्टमेंट में आके कुछ प्रोसीजर सीखने आते हैं या साझा करने आते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? तो ये हम कॉम्प्लेक्स केसेस की वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट नियर बाय हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स केसेस जैसे रोटा एब्लेशन है या कैल्शियम मॉडिफिकेशन है या इमेजिंग गाइडेड पीटीसीए है या फिर डिवाइस इम्प्लांटेशंस है, अगर ये सब में अगर उन्हें और ट्रेनिंग करना है तो वो हमारे साथ ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। 3, 4, 5 केस हमारे साथ करते हैं तो उससे उनको भी थोड़ा इंसाइट मिलता है, ट्रेनिंग हो जाती है, फिर वो उसी चीज़ को फॉलो करके अपने सेंटर पे भी सेफली उसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयरिंग, जैसा कि बीच में हमने बात किया कार्डियक डिजीज में या फिर किसी भी बीमारी में या हॉस्पिटल में या मेडिकल प्रोफेशन में स्ट्रेस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि आपने बताया कि इतने विशेष प्रोसीजर आप करते हैं, मरीज हार्ट अटैक का आ रहा है या फिर जो पहले से परेशान है, बीमार है, अटेंडेंट उसके उनको क्या लगता है कि क्या होगा, बचेगा नहीं बचेगा, और कहीं ना कहीं मरीजों को समझाना ये भी एक टास्क है, उनको हिदायत देना कि आप निश्चिंत रहिए, हम हैं, सब अच्छा होगा। दूसरा, चूंकि एक मन वहाँ भी है कि कुछ हो ना जाए। दूसरा, जब प्रोसीजर कर रहे होते हैं आप, तो चारों तरफ का आपके पास स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको भी रहता होगा, तो वो आपका अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के मूल मंत्र क्या है? सूर्यकांत, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे जो मेरा कैथ लैब का जो है किसी भी डिफिकल्ट प्रोसीजर का है, सो आई हैव अ टीम ऑफ गुड पीपल अराउंड मी। और जब भी हम कोई मुश्किल केस करने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स केस करने जाते हैं, हम 10-15 मिनट मेरे जो कलीग हैं हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एंड प्लान ABC क्या है, ये हम पहले से ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम कैथ लैब एंटर करते हैं एंड हमारा टेक्नीशियन, हमारी नर्सिंग, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, एवरीबडी इज़ वेल अवेयर कि इस पेशेंट में हमें क्या अचीव करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और टाइमली उसको कैसे मैनेज करना है। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है और प्रोसीजर प्लानिंग करने से भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। व्हेन आई एम इनसाइड द कैथ लैब आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। That's great. स्ट्रेस सिर्फ उसके पहले होता है कि किस तरह से इसको प्लान करें कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लानिंग और गुड टीम, excellent teamwork which we have with us and I am lucky to have that great team with me, उन्हीं की वजह से आज मुझे लगता है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स केसेस कर पाते हैं। केसेस लाइक इम्पेला, so it needs a constant monitoring. I had to keep Impella in place for 24-48 hours and my team members were there with the patient non-stop and that gave me confidence कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ कर सकते हैं अगर आपके साथ अच्छी टीम। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी जिसे आप पसंद करते हैं उसको अगर आप करें, उसके साथ अपने वर्क के साथ उसको कंबाइन करें, जैसे कि मेरे पेशेंट मुझे कहते हैं आप कैसे फिट हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, हम भी आपकी तरह होना चाहते हैं। मुझे रोज पेशेंट्स उनकी ये क्वेरी होती है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लाइफ में आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। इसके अलावा मेरा जो मॉर्निंग का 60 to 90 मिनट्स एक्सरसाइज शेड्यूल है जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, योगा, ये जो टाइम होता है इसमें मैं बहुत सारे स्ट्रेसेस को भूल जाती हूँ और कहीं ना कहीं ये मेरा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करता है। तो ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। और व्हेन माय किड्स आर अराउंड एंड आई हैव अ डॉग, सो वो भी कहीं ना कहीं अगर मैं बहुत दुखी हूँ कोई पेशेंट से, क्या मैं उसके पास हूँ, तो कहीं ना कहीं जो उनका
अनइंटेंशनल लव और केयर होता है वो आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है, आपको कहीं ना कहीं ढांढस देता है कि नहीं हाँ आप अच्छा कर सकते हैं, आपको डिप्रेस नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें जब अराउंड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। आजकल युवाओं में बॉडी बनाने का, सिक्स पैक्स, एब्स, जिम जाने का बहुत क्रेज है। तो क्या उसके लिए कुछ जो सप्लीमेंट लेते हैं वो हार्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, फायदेमंद हैं, या उनसे क्या इम्पैक्ट होता है? तो मेरा ये मानना है कि आजकल हमें सब कुछ बड़ी जल्दी अचीव करना है। अगर हमें 6 पैक्स भी बनाने हैं तो हमें 2 महीने में बनाने हैं, और उसके लिए हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, या कुछ पेशेंट्स मैंने देखा है स्टेरॉइड्स भी लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बॉडी बनानी है या आपको मसल्स बनानी है तो उसके लिए एक ग्रेजुअल पीरियड है, इसके लिए आपको 1-2 साल लगेंगे। आप उसको 3 या 4 महीने में अगर कम मेहनत करके और सप्लीमेंट्स के जरिए आप उसको अचीव करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को और हार्ट हेल्थ को भी कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अच्छी बॉडी चाहते हैं, तो उसके लिए प्रतिदिन आपको मेहनत करनी है और सालों साल करनी है और करते जाना है। तभी आप एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा टोन बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं खाने में, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है किसी भी मसल बिल्डिंग के लिए। या जो आप अननेसेसरी चिकन इतना हाई मात्रा में, या 12 एग्स इन अ डे, सो दैट इज़ अ बिग नो नो। कहीं ना कहीं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आपकी मसल तो बनाता है बस कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देता है, जो कि आपको हार्म करता है लॉन्ग रन में। तो न्यूट्रिशनल फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं और डेली मेहनत करें। आई थिंक वो उससे आप एक अच्छा हेल्थ बॉडी, मतलब जिसको हम कहते हैं गुड बॉडी मेंटेन कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। आजकल के युवा बहुत करियर कॉन्शियस हैं। जब तक वो अपने करियर में स्टेबल नहीं हो जाते हैं, इवन शादी तक नहीं करते हैं। अब तो स्लोगन ये हो गया है कि पहले मैं अपने टारगेट अचीव करूंगा, मेरा सपना है पूरा करूंगा, या पहले मैं स्टेबल रहूंगा उसके बाद शादी करूंगा, और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इस जीवन की भाग दौड़ में कहीं ना कहीं एक लाइफ पैटर्न है, वर्किंग पैटर्न है, 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब, और स्लीप पैटर्न गड़बड़ा जाता है। तो स्लीप पैटर्न अगर किसी का खराब है तो वो कितना हार्ट हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है? जैसे कि मैंने तो बताया कि जो हमारे युवा हैं आज के समय में, जो कि नॉर्मल स्लीपिंग टाइम जो हमारे लिए होता था कि भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आई थिंक वो स्लोगन चेंज हो गया है कि लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इन टुडेज जनरेशन, जिसको मैं कहूँगी कि वो बहुत ही गलत है आपके स्वास्थ्य के लिए। और इस तरह से आप अपने स्लीप पैटर्न को कहीं ना कहीं बिगाड़ लेते हैं, और आपको जल्दी, मतलब कि छोटी उम्र में ही आपको कई बार स्लीप मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर नींद नहीं आती तो अगले दिन आप पूरे टाइम स्ट्रेस में होते हैं। इस सब से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, पैल्पिटेशंस वगैरह होने का रिस्क भी रहता है, डिप्रेशन का रिस्क भी रहता है। तो अगर आप एक अच्छा स्लीप पैटर्न मेंटेन करें कि आप अर्ली स्लीप जिसको हम कहते हैं 9, 10 और मैक्सिमम 11 o'clock अगर आप जाते हैं और 6 से 8 घंटे आप अच्छा नींद ले लें, तो अगले दिन आप फ्रेश होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसका रिस्क भी कम करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम ओबीस पेशेंट्स में देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि स्नोरिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव स्नोरिंग, जिससे कि हमारी स्लीप जो होती है वो फ्रैक्शन हो जाती है, बीच बीच में पेशेंट उठते हैं। तो इन पेशेंट्स को डायबिटीज़, ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर और CO2 रिटेंशन, इन चीज़ों का बहुत खतरा होता है। तो आज के समय में ये OS से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज लोगों का जो वेट है, ओबेसिटी जो है वो भी बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में। सो इस चीज़ के लिए भी हमें कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो हम पेशेंट से पूछते हैं तो स्नोरिंग की हिस्ट्री होती है, या फिर दिन में बैठे बैठे अगर खाली बैठे हैं सो गए, एक्सेसिव स्लीप, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हानिकारक है हमारे लिए। तो इस सबको टाइमली आइडेंटिफाई करना है और इसका ट्रीटमेंट करना है, और अपना वेट अच्छा, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, हार्ट बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। अभी की जो जनरेशन है, अर्ली एज में रिलेशनशिप इशू, स्टडी इशू, या प्रेशर बोलिए, या नंबर ऑफ रिलेशनशिप इशू, ब्रेकअप इशू, है ना, ये अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो ये अपने हार्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, अर्थात अपने हार्ट को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं, या इससे जो
स्ट्रेस जनरेट होता है रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, इवन आज के समय में शादी मैरिड लोगों में भी डाइवोर्स का इशू है। तो ये सब देखते हैं कि एक तो ये अपने हार्ट हेल्थ को कैसे खराब कर रहे हैं और इससे स्ट्रेस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। सो स्ट्रेस का हार्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेस से आपको, जैसे कि मैंने बताया, डिप्रेशन या स्ट्रेस रिलेटेड डिप्रेशन जो होता है, उससे आप ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार ओबेसिटी बढ़ जाती है, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको स्ट्रेस की वजह से पैल्पिटेशन, एटिपिकल पेन्स हो सकते हैं, या एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। कई बार पेशेंट समझते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, वो सिंपल एंग्जाइटी रिएक्शन होती है। तो और फिर आपको फिर यंग एज से ही मेडिकेशंस लेना शुरू करना पड़ता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं और जितने भी कमिटमेंट इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन गैप है। कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं जिससे आप यू कैन टॉक आउट योर हार्ट। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, हम अपने सिबलिंग के साथ नहीं हैं, अच्छे फ्रेंड्स के साथ नहीं, जिससे हम अपने इश्यूज डिस्कस कर सकें। क्योंकि जब आप अपने मन की बात किसी से डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप ऐसे फंसे हुए हैं तो कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन से आप बहुत सारी चीज़ें सेटल कर सकते हैं और उस स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस कम करके ही कहीं ना कहीं, जो मैंने बताया, स्ट्रेस की वजह से इवन हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं पेशेंट्स को, अगर जैसे अनटाइमली डाइवोर्स है या फिर कोई भी ब्रेकअप्स हैं, उसकी वजह से कई बार हार्ट पंपिंग भी कम हो सकती है, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम होता है। अमूमन तौर से जो हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और प्री डायबिटीज़ या फिर ओवर ईटिंग जिसकी वजह से ओबेसिटी, ये कहीं ना कहीं फिर रिस्क फैक्टर बन जाते हैं आने वाले टाइम में आपको डिजीजेस होने के लिए। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे लगता है कम्युनिकेट करें, अपने पास अच्छे फ्रेंड्स रखें जिनके साथ आप डिस्कस आउट कर सकें उस चीज़ को, और कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो उसको फॉलो करें रादर देन आप अपने आप को इंडल्ज कर लें किसी भी ड्रग अब्यूज़ के लिए या स्मोकिंग के लिए या अल्कोहल के लिए, जो कि आपको आगे जाने वाले टाइम में आपकी हार्ट हेल्थ को भी खतरा करता है और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको दर्जनों सम्मान और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि देश में नेशन को आउटस्टैंडिंग सर्विस देने के लिए होता है, उसके साथ ही महिला शक्ति सशक्तिकरण है, ये भी बड़ा पुरस्कार है, और इसके साथ में दर्जनों। तो ये आपकी मोटिवेशन को या और अच्छा करने के लिए क्या ये सहायता करते हैं? बिल्कुल, अगर आपके अच्छे काम को रिकग्निशन मिलती है तो आपको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर आपको लोगों ने पहचाना कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और इनको और कुछ महिलाओं में ही कुछ हटकर कुछ अच्छा कार्डियोलॉजी की फील्ड में, जहाँ पर महिलाएं बहुत कम हैं नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ, और आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपने बनाया है और आप बहुत सालों से अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को और लोगों का आप पर ट्रस्ट है, तो यही कहीं ना कहीं आपके लिए अवार्ड होता है। मुझे लगता है इन अवार्ड से ज़्यादा जो पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डिंग है और जो उनका प्यार है मेरे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसा कि आपने भी शुरू में बताया CPR के बारे में, और आप भी कई देश घूमने गए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि देहरादून एयरपोर्ट पर भी या कई पब्लिक प्लेसेस पर डिफिब्रिलेटर या शॉक देने वाली सुविधा है। जैसा कि हम हॉलीवुड मूवियों में देखते हैं कि वहाँ पर कभी भी किसी को हार्ट अटैक हुआ है, और चाहे सड़क पे हो, चाहे पब्लिक प्लेस पे या किसी क्लोज एनवायरनमेंट में, वहाँ पे सब जो है CPR परफॉर्म करते हैं। क्या ये सुविधा अपने देश में नहीं हो सकती है? बिल्कुल, हम मैक्स हॉस्पिटल में या फिर देहरादून में मैं बात करूँगी कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि हम मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब कि आम जनता को इसके लिए अवेयर करते हैं। ऐसे हम ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं। कल भी मुझे एक ट्रेनिंग सेशन लेना है CPR के लिए, जिसमें कि हम आम लोगों को बताते हैं कि कैसे अगर आपके सामने कोई पेशेंट कोलैप्स हो जाए तो आपको कैसे CPR परफॉर्म करना है, कैसे कॉल फॉर हेल्प करना है और टाइमली उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्कूल्स में भी इस चीज़ की हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए आजकल कोशिश करते हैं कि जो यंग जनरेशन है उनको हम एक बेसिक CPR ट्रेनिंग दें कि अगर घर में कोई भी कोलैप्स हो तो आप टाइमली CPR। ऐसा ये केस मैं तुम्हारे सामने, ऐसे एक पेशेंट मुझे याद है 3-4 साल पहले एक पेशेंट मेरे पास ER से मुझे फ़ोन आया कि एक पेशेंट है जो कि कोलैप्स स्टेट में है,
बट घर से ही उनके जो टेनेंट्स हैं दोनों नर्सिंग थे वाह। और दोनों सीपीआर करते हुए पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर आए। जी। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि क्या आपको लगता है कि इस पेशेंट का जो ब्रेन है वो इंटैक्ट है, क्योंकि इतनी देर से सीपीआर है। तो उन्होंने बोला पेशेंट को हार्ट अटैक है, आई थिंक वी शुड प्रोसीड विद प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। एंड अभी सीपीआर करने के बाद आधे घंटे बाद पेशेंट को अपना हार्ट रेट और अपना ब्लड प्रेशर उसने रिगेन कर लिया है। सो जब भी ऐसी स्टेट होती है तो हमें मतलब इट इज सेड कि हमें हार्ट अटैक में स्पेशली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। लेकिन एक इम्प्लीकेशन इसका ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने एंजियोप्लास्टी किया और ये पेशेंट ठीक नहीं हुआ या ये इसका ब्रेन इंटैक्ट नहीं है तो मैं पेशेंट की फैमिली को क्या बताऊं। तो इस समय में जब मैं रात के 1 बजे पहुंची, रात का 1 बजा हुआ था, मैं पहुंची तो मैंने फैमिली को सबसे पहले यही बताया कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट ये कल उठेंगे ये मैं नहीं आपको बता सकती, लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा ही हुआ है। सीपीआर करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट रेट ठीक है, आर्टरी जो बंद है उसको हम अभी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से ओपन कर देते हैं। रेस्ट वी शुड लीव इट टू गॉड कि क्या हम इस मतलब क्या होगा आगे। एंड फैमिली एग्रीड। मुझे था कि वो मना कर देंगे कि डॉक्टर साहब आप मत करिए, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, बट दे एग्रीड, क्योंकि उन्होंने देखा कि रात के 1 बजे डॉक्टर इतना कंसर्न है कि यहाँ पर है। रात को 1 बजे हमने उसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करी है एंड यू विल नॉट बिलीव नेक्स्ट डे दैट पेशेंट वाज अवेक और हम उसको वेंटिलेटर से बाहर कर पाए और शाम को वो चाय पी रहा था मरीज। तो जब भी आप ऐसी चीजें देखते हैं, ये मिरेकल्स हैं एक्चुअली, जब आप देखते हैं तो आपको इतनी खुशी होती है कि मतलब ये 2-3 केसेस होते हैं जो लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल सकते। अगर वो फैमिली उस समय एग्री ना करती तो शायद मैं भी एंजियोप्लास्टी ना कर पाती। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन 2 लोगों का था जो घर से कोलैप्स स्टेट में उस पेशेंट को सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंस है सीपीआर की, और ये मुझे आज तक ये मरीज याद है। तो ऐसे ही होता है, जब आप सब कुछ अच्छा होता है तभी हम मरीज की जान बचा पाते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक छोटा सा किस्सा है, मुझे किसी ने बताया था, एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती था आईसीयू में, और जो दरवाजा था वो ट्रांसपेरेंट था। उस मरीज को अटेंडेंट बाहर थे और उस मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया, और जो वहाँ पे डॉक्टर सब थे, मेडिकल स्टाफ था, वो सीपीआर परफॉर्म कर रहे थे। सीपीआर परफॉर्म किया, नहीं रिवाइव हुआ, और उसको उसके बाद में अटेंडेंट को ये कर दिया, बता दिया कि मरीज नहीं रहा है। तब तो उसने कहा, लेकिन कुछ समय के बाद में आया अपने 10-15 अटेंडेंट लेके और वहाँ पे इकट्ठा होकर फिर बोल रहा है कि इन लोगों ने मेरे मरीज को छाती दबा के छाती पर चढ़ के मार दिया, मेरा मरीज ठीक था। चूंकि नहीं, सब लोग जानते हैं छाती दबाकर हम मरीज की जान बचाते हैं, ना उसकी जान लेते हैं। वही ये अवेयरनेस बहुत ये समझना है कि जब आपका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, ब्लड नहीं पहुंचा रहा है, तो जब आप कंप्रेशन करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, जब आप करते हैं सीपीआर में, तो उससे क्या होता है कि आप उस कंप्रेशन से जो हार्ट में ब्लड होता है उसको बॉडी में, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वहां पहुंचाते हैं। और आप उसको टाइमली मैनर में और इफेक्टिवली करते हैं तो वो ब्रेन को ब्लड जाता रहता है और ब्रेन इंजरी नहीं होती। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आधे घंटे के सीपीआर के बाद भी नेक्स्ट डे पेशेंट बिल्कुल वेंटिलेटर से आउट था और शाम को एकदम कॉन्शियस ओरिएंटेड था। अगर हम वो छाती नहीं दबाते, चेस्ट कंप्रेशन ना करते, तो हम उस मरीज की जान नहीं बचा पाते। ये सबसे बड़ा सम्मान है जी। कोई इससे और मिलती जुलती कोई पेशेंट सक्सेस स्टोरी जो मरीज ने, अटेंडेंट ने आपने बाद में बोली हो? दूसरा जो मुझे पेशेंट याद है, ये भी पेशेंट मेरे पास आए थे ओपीडी में कि थोड़ा सा चलने से सांस फूल रही है कुछ दिन से। तो हमने उनका इको किया, इंजेक्शन फ्रैक्शन जो कम मिला हमें, जो नॉर्मल 55 से 65 होता है, उनका 35% था। तो फिर हमने उनको एडमिट किया, उनका एंजियोग्राफी किया, ट्रिपल वेसल डिजीज था, तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज था। तो हमने बाईपास के लिए पेशेंट को, जैसे कि डायबिटिक है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, तो आइडियल जो हम कहते हैं बाईपास सर्जरी के लिए रिकमेंड किया। बट जब पेशेंट बाईपास के लिए वेट कर रहा था तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। फिर हमने चेस्ट कंप्रेशन किया, मरीज की जान बचाई, लेकिन इस समय उसका ईएफ जो पहले 35 था वो अब 20-25% रह गया। तो अब इस पेशेंट में अगर हमें ट्रिपल वेसल एंजियोप्लास्टी करनी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि या तो IUBP सपोर्ट होता है या फिर कुछ बहुत ही सिक पेशेंट होते हैं जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स यानी कि रोटा एब्लेशन करना है, CT ओपन करना है। तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है इम्पेला। तो उस पेशेंट के अटेंडेंट को मैंने इम्पेला के बारे में बताया कि इसको करके हम इनकी 2 या 3 आर्टरी को एक बार में ओपन कर सकते हैं। तो इम्पेला सपोर्ट पे हमने उनकी एंजियोप्लास्टी करी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, गुड टीम वर्क, 24 से 48 घंटे इम्पेला वॉज इन प्लेस। आपका
पंप अंदर था और हार्ट को सपोर्ट कर रहा था। तीसरे दिन हमने इम्पेला आउट किया, पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो 20% था वो 30-35% हो गया। और वो पेशेंट है आज के समय में जो मुझे आकर बताते हैं कि वो 15,000 स्टेप पर डे चल रहे हैं, 15,000 स्टेप पर डे विद अ गुड स्पीड। सो जब आप वहाँ से मरीज को यहाँ लेकर आते हैं तो ये एक सक्सेस होती है जो कि आपको मतलब आपको प्रेरित करती है कि आप और अच्छा काम करें। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि इसमें आपके जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट हैं, उनका आप पर जो ट्रस्ट है और जो कॉन्फिडेंस है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ लेकर आता है कि आप पेशेंट के लिए इतना मुझे लगता है कि मेहनत करते हैं कि वो उसके लिए आप अच्छे से अच्छा करें ताकि आप उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के 5 गोल्डन रूल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया 5 गोल्डन रूल की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडफुल ईटिंग जी। गुड गुड फूड में आता है आपका बैलेंस डाइट जिसमें कि आपको इनफ ऑफ जैसे कि ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ये लेना है। और जो प्रोसेस्ड फूड है और शुगर्स हैं, जो कोलाज हैं, चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, इन सबको अवॉइड करना है। मोटे तौर से हम ऐसे बात करें, ऑयल हमें मॉडरेशन में यूज़ करना है, ज़ीरो ऑयल नहीं करना है क्योंकि ज़ीरो ऑयल करने से हमें फिर वीकनेस और ये सारी चीज़ें होती है, तो मॉडरेशन में आपको करना है। इसके अलावा अगर हम फूड्स, उसके बाद एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज जैसे कि हमने बात किया 30 मिनट्स एवरी डे और 5 डेज अ वीक। इसके बाद अगर हम आए क्विट स्मोकिंग और डोंट स्मोक, एल्कोहल इधर नो और मॉडरेशन, गुड स्लीप एंड रिड्यूस स्ट्रेस। आई थिंक यही रूल्स हैं जिससे आप अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। आजकल समाज में एक प्रचलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये क्या इम्पैक्ट होता है इसका? सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि मेनली ये है कि आपके जो लास्ट मील है, जो आप नेक्स्ट मील ले रहे हैं उसमें 12 to 16 आवर्स का गैप होना चाहिए जी। अगर आप 16 आवर्स के आगे जाते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो इसका एक आइडियल वे ये है, कुछ जैसे कि हमारे जेंट्स फॉलो करते थे कि आप सनडाउन से पहले अपना डिनर ले लें। जी जी। तो यानी कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप अर्ली डिनर लें, यानी कि 6, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम डिनर ले लें। उससे क्या होता है कि जब आप मैंने गोइंग फॉर स्लीप एट 10 तो आपको वो ब्लोटिंग सेंसेशन, भारीपन, ये सारी चीज़ें, गैसेस, डिस्टेंशन, ये भी नहीं होता है। और जब आप अपना नेक्स्ट मील अराउंड 9 और 10 o'clock लेते हैं तो आप नेचुरली अपनी साइकिल में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये देखा गया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, वेट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। बट अगर आप उसे अच्छे से करें, युवा क्या करते हैं, वो रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं, फिर अगले दिन वो साइकिल ही चेंज कर दिया आप। इट इज नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स अर्ली डिनर। ओके। सो उसको आपको फॉलो करना। हमने बात की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर्स के बारे में, तो आपने अभी तक कितने परफॉर्म नंबर ऑफ प्रोसीजर लाइक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एक अमूमन आंकड़ा कुछ रहा हो तो? So when I was going for this Women Achievers Award, तब हमने कैलकुलेट किया था way back that time it was like 15,000 procedures. So I think big number. It's a big number. Yes. So I'm lucky to have these many patients, and my patients have trust on me. So that is an important factor. That is actually only the guiding factor which is taking me forward. चिकित्सा क्षेत्र में आपकी बेहतरीन सेवाओं के लिए और कई 100 मरीजों के को कंसल्ट करने के लिए, देखने के लिए, उनका उपचार करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इतना विशेष कार्य आप देवभूमि उत्तराखंड में कर रहे हैं, ये एक फेथ है मरीजों का आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार कि हमें आपका एक कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए इतनी विशेष जानकारी आपने दी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।